एक मज़हबी जमात के एहतजाज में मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करते हुए पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। 120 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और ये किस हालत में हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल में हैं, आए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि इनमें से कितने पुलिस एहलकार इस वक्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, कितने लोगों को गोलियाँ लगी हैं और वो कौन से ज़ख्म आए हैं उनके जिस्म पर, और इसके अलावा कौन कौन से तरीक़ों से पुलिस एहलकार को ज़ख्मी किया गया है। आपको हम मेयो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे जो बुलेट से लगने से ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजरीज़ आई हैं, किसी की बाजू टूट गई है, किसी की टांग फ्रैक्चर हुई है, इसी तरह से और पुलिस एहलकारों को कहाँ कहाँ ज़ख्म आए हैं और इस वक्त कैसी हालत में हैं। आए हमारे साथ चलें, आपको पुलिस एहलकार से मिलवाते भी हैं, उनको दिखाते भी हैं और आपको बताते भी हैं कि उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है। लाहौर में मज़हबी जमात की एहतजाज की कॉल में मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करते हुए महकमा पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आप अकब में देख भी रहे हैं कि इस वक्त पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी यहाँ पर इलाज जारी है। उनसे भी हम बात करेंगे जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले कितने पुलिस एहलकार इस एहतजाज में ज़ख्मी हुए, इस वक्त उनकी हालत कैसी है और किस किस तरीके से उन एहलकारों को ज़ख्मी किया गया, कौन सा असला इस्तेमाल किया गया। इस वक्त हमारे साथ एसपी मुनज़्ज़ा भी मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। मुनज़्ज़ा, ये बताइए कि कितने एहलकार ज़ख्मी हुए और इसमें किसकी ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, वो बताइए। जी, इन तमाम स्पैन ऑफ टाइम में हमारे तकरीबन 250 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए जो मामूली से लेकर सीरियस तक में हैं। अभी राइट नाउ सिर्फ अगर आप न्यू हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर ही सिर्फ 45 पेशेंट्स आए थे, जिनमें से अक्सर जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। एट द मोमेंट लाहौर पुलिस के 10 जवान जो हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में और नवाज शरीफ हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। यहाँ मेयो हॉस्पिटल में हमारे पास 3 सीरियस हालत में एडमिटेड हैं, तीनों को फायर आर्म इंजरीज़ है। मुनज़्ज़ा, आपने बताया अभी कि 10 हैं, उनकी तशवीशनाक हालत है और सबसे ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए वो गोली लगने से हुए, और गोली की अगर हम बात करें वो पिस्टल थी, कोई ख़ास राइफ़ल थी, किस किस्म के पिस्टल से या असले से जो पुलिस एहलकार हैं उनको ज़ख्मी किया गया? देखिए, वो जिस तरह का ग्रोह है और जो उनकी पुरतशद्दद वतीरा है, उसी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि उन्होंने हर धरबा, हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया है। उसमें आप हैंड पिस्टल से लेकर सेमी ऑटोमेटिक से लेकर स्नाइपर राइफ़ल तक को उन्होंने इस्तेमाल किया है। छतों के ऊपर मोर्चे बनाए हुए थे। अभी भी आप जिन लोगों से मिलेंगे आप उनके देखेंगे, उनके जो गन शॉट वुंड्स हैं वो एलिवेटेड लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ऊपर से उनको फायर किया गया था। उन्होंने छतों के ऊपर मोर्चे बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर मोर्चे बनाए हुए थे और फ्लैंक करके, जैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि राइट और लेफ़्ट की 2 गलियाँ जो हैं उन दोनों से एकदम से आके हमला करना, फ्लैंक करना और छतों के ऊपर से उनको कवर फायर देना, इस तरह से उन्होंने हम पुलिस को टैकल किया। अच्छा, अभी आपने असले के बारे में तो बताया है, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ख़ास तौर पे देखने में ये भी आया कि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, ईंटों का इस्तेमाल हुआ, कुछ ऐसे डंडे थे जिसके ऊपर कील भी लगे हुए थे, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब भी ये मज़हबी जमात बाहर निकली है इन्होंने यही काम किया है। पत्थर जो उन्होंने बैग्स पहने होते हैं, अपने बैग उसके अंदर पत्थर रखा होता है, पेट्रोल बम उन्होंने साथ रखा होता है, ऑयल टैंकर वो साथ साथ चलाते हैं, जो वो इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा किया। लास्ट टाइम की आपकी उनकी वीडियोस देख लें जिनमें उनके सो कॉल्ड जनरल्स डंडे तैयार करा रहे हैं, उनके ऊपर कील लगा रहे हैं। अभी भी आप जितनी वीडियोस में उनके डंडे देखेंगे वो अच्छे खासे मोटे थिकनेस के हैं और उनके ऊपर प्रॉपरली कील लगे हुए हैं। उसी सेम जो वतीरा उनका पिछले सालों में चलता आया है वही वतीरा उन्होंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ वो उन्होंने लाइन क्रॉस की है वो डायरेक्ट फायरिंग करके क्रॉस की है। हमारी जितनी नफरी थी वो एंटी रॉयड गियर में गई थी। एंटी रॉयड गियर का मतलब है नॉन लीथल वेपन्स, जिसमें हमारे पास शील्ड होती है, शिन गार्ड होते हैं, आर्म गार्ड होता है, हेलमेट होता है और जैकेट होती है हमारी रोबो जैकेट। हम उससे लेस होकर गए और जब आगे से हमारे ऊपर फायरिंग हुई तो उसका नतीजा ये है कि हमारे इतने जवान जो हैं वहाँ पर उन्हें ज़ख्मी हुए, जिन्होंने जो अभी यहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सीरियस हालत में एडमिटेड हैं। अच्छा, 250 के करीब जैसे अभी आपने मुनज़्ज़ा बताया कि इंजर्ड हुए पुलिस एहलकार, उसमें ज़्यादा असले की वजह से हुए हैं
जो आम उन्होंने कह ले कि हथियार से बनाए हुए थे उनकी वजह से हुए हैं सर? जो हथियार उन्होंने बनाए हुए थे, पैलेटिंग की हुई थी, जो उन्होंने मॉब लिंचिंग की है, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, पूरी पूरी बैक ब्रूज्ड है, सर ज़ख्मी है, बाजू टूटे हैं, टांग टूटी है। अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, एक टीएलपी का मेंबर प्रॉपर ईंट लेके मल्टीपल हिट्स कर रहा है एक ही जगह पर पुलिस वाले की टांग के ऊपर जो नीचे लेटा हुआ है। पर्पस क्या है? टांग तोड़ना। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने किसी को, आप एंगर में आ गए, स्पर ऑफ द मोमेंट में आपने किसी को मार दिया, वो दैट इज़ वेरी इंटेंशनल। कि पर्पस है कि मैक्सिमम लोगों को हर्ट किया, पुलिस वालों को हर्ट किया जाए और पर्पसली उसकी टांग तोड़ी जाए। ये तो सारी वीडियोस और सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस में बहुत क्लियर है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। एसपी मुनज़्ज़ा की बात सुनी आपने। पुलिस एहलकार 250 के करीब ज़ख्मी हुए इस मजहबी जमात की एहतजाज के दौरान, और इस एहतजाज में जो सबसे ज़्यादा एहलकार ज़ख्मी हुए, जो उन्होंने ख़ुद साख्ता तौर पे अपने तौर से हथियार तैयार किए हुए थे, उन हथियारों से पुलिस एहलकार को ज़ख्मी किया। पुलिस एहलकार के पास ना तो पिस्टल थी, ना ही कोई ऐसा सिस्टम था कि जिससे वो जवाबी हमला करते, लेकिन उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें यही वजह बनी कि 250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। इसमें 10 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है, और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में चूँकि मैं मौजूद भी हूँ, और आपको मैंने पहले भी इससे आगाह किया कि यहाँ पर ज़ख्मी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ सलीम से। ये भी पुलिस एहलकार हैं और यहाँ पर उनसे मोहब्बत के लिए यहाँ पे उनके लिए फूल भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो आए हैं यहाँ पर, उनसे मिले भी हैं और उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत भी बनाई है, और उनके लिए फ्रूट्स भी लाई गई है ताकि वो लोग जल्द से जल्द फ्रूट्स खाने के बाद सेहतमंद हो जाए। अब हम बात करते हैं सलीम के हवाले से। सलीम से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर से पता चला कि सलीम के गर्दन पर एक गोली आके लगी, जो कि उसकी गर्दन से शारक से गुजर के पास से गई है, जिसके बाद से अब वो बोल नहीं सकता, और कब बोलना शुरू करेगा ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। वरना सलीम से हम जानते हैं कि वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और किस तरह से कहाँ से गोली आई और उनकी गर्दन को छूती हुई गुजर गई। इसके अलावा एक गोली जो थी उनकी गर्दन से तो एक गुजर ही थी, एक और गोली भी थी जो कि कंधे से गुजरी, और उसके बाद ये इंजर्ड है। इस वक्त यहाँ पे वो मौजूद है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सकते। डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपसे बात करके अपने साथ जो बीती वो उसको सुना सकें। अभी जो है ये यतीम खाना चौक के ऊपर थे, सलीम यतीम खाना चौक के ऊपर थे, जहाँ पर उनके साथ इंसिडेंट हुआ, और उनकी आप देखें उनको मल्टीपल फायर आर्म्स इंजरीज़ हैं, जो यहाँ से एक निकल के यहाँ गई है, जो उनकी वोकल कॉर्ड डैमेज कर दी है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं मे बी ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर हिज लाइफ, और अगर ये होता भी है तो इसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी। दूसरा, अगर आप इनका फायर आर्म वुंड देखें तो वो इनकी इधर कमर के ऊपर है, और ये इनके साथ यतीम खाना चौक में हुआ था। सो यहाँ से आप देखें कि वो जो उनकी इंटेंशन थी स्ट्रेट फायर करने की, वो तो यतीम खाना चौक से ही बिल्ड हो गई थी। बिल्कुल मुनज़्ज़ा ने सलीम की तरफ से आपको डिटेल बताई, और सलीम को अगर थोड़ा सा हम करीब से दिखा सकें तो आप देखेंगे कि उनकी गर्दन पर एक गोली के निशान ज़रा से आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हम ज़्यादा इसको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि देखने वाले व्यूवर्स हैं वो कहीं इस वजह से टेंशन या परेशान ना हो जाए, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि सलीम ने किस तरह से बहादुरी से और जवामर्दी से उसका मुकाबला किया। इस वक्त हमारे पास एक और भी ज़ख्मी है, इनका नाम जो है मोहसिन है। मोहसिन से ही जान लेते हैं कि मोहसिन को किस जगह पे ड्यूटी कर रहा था और हुआ क्या था वहाँ पे। मोहसिन, आपको सब आपके लिए बहुत दुआगो हैं और हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएं। तो आप ये बताएंगे कि किस जगह पे ड्यूटी की, क्या आपके पास कोई पिस्टल, ऐसा कोई हथियार था कि आप उनके ऊपर जवाबी फायरिंग कर सकते हैं? नहीं, मैं और मेरे हमरा मेरी ऐसे जो टीम 12-13 जवान जो एंटी-राइट के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और अचानक से आगे से पत्थरों की बरसात हुई है। उसके बाद वो बंद होते सारी फायरिंग शुरू हो गई है, जिसकी ज़ेर में मैं नीचे गिर गया हूँ, और मेरे साथ वाले जो मेरा एक साथी है मुजाहिद, वो नीचे गिरा है। उसके बाद मेरे एसएचओ साहब ने और मेरे साथियों ने मुझे उठा के ले गए हैं। मोहसिन, आपको किस चीज़ से उस मोब ने मारा था, बता सकेंगे कुछ? ये अंधेरा था, कुछ पता नहीं है किस चीज़ से। आपको ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में जो कुछ आया वो आपको मारता ही चला गया, और जिस्म के किस हिस्से पे आपको सबसे ज़्यादा ज़ख्मी किया, आप ज़बानी कुछ बता सकें? सामने चली गोली, सामने से, उसके बाद साइड से लग गई।
जी, हमारे पास सिर्फ स्टिक और शीट वगैरह थी जो हमने अपनी हिफाजत के लिए पहनी हुई थी। मोहसिन, ये बताइए आप किस जगह पे ड्यूटी कर रहे थे, किस इलाके में? हम मरीद की गा रहे थे। मुहसिन इस है, तरफ इनके आइए। वालिद साहब जो हैं ये भी पुलिस ऑफिसर थे और फिर उसके उन्हीं की कदमों पे नक्शे कदम पर चलते हुए मोहसिन ने भी पुलिस ज्वाइन की थी और मोहसिन को मल्टीपल फायर आर्म इंजरीज़ हैं और मोहसिन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। और अगर आप देखें कि ये जो फ्रंट पे इनको फायर आर्म इंजरी हुई है ये सामने से फायर हुआ है और ये जो सेकंड साइड से फायर आर्म इंजरी हुई है वो हाइट से की गई है। सो उसका जो एंगल है, आप डॉक्टर से बात करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि वो यूं तिरछा है, विच शोज़ के छत से या किसी हाइट से फायर किया गया और यहाँ से एग्ज़िट हुआ दूसरी साइड से। मोहसिन की कंडीशन आपने देखी कि पेट की साइड पर उसको काफ़ी ज़ख़म आए हैं, गोलियां लगी हैं और गोलियां उसकी निकाल दी गई हैं। अभी मोहसिन हमसे बात तो कर रहा है, वो कह रहा है रात के वक्त था और इसमें बिल्कुल वो उसको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों की गैदरिंग थी जिन्होंने आके उसको पकड़ा और उसको मारा। लेकिन उससे सिर्फ इतना याद है कि उसकी जब वो ज़ख्मी हो गया तो उसके अपने ही अहलकार थे, SHO थे, जिन्होंने उसको उठाया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। अभी हमारे पास एक और भी हैं पुलिस अहलकार जिनका बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, उन्हीं से हम जान लेते हैं मज़ीद तफसील कि उन्होंने किस जगह पे ड्यूटी की और उनका बाजू फ्रैक्चर कैसे हुआ। आपकी तबीयत कैसी है और ये बाजू में क्या गोली अभी भी लगी हुई और कहाँ लगी आपको गोली? ये कूनी के ऊपर लगी है, गोली अंदर है अभी। अब महसूस कैसे कर रहे हैं और किसने मारा, कुछ अंदाज़ा है, कुछ देख सके आप? नहीं, हमने देखा नहीं, अंधेरा था, 3-4 का टाइम था जब उन्होंने हम पर फायर किए, छतों की तरफ से फायर किया हम पर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आप कैसा महसूस करें, गोली कब तक निकालेंगे या डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली ऐसे ही रहेगी? डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे ही रहेगी, हमें ऑपरेट करना है। वो जुमेरात का टाइम दिया डॉक्टर साहब ने, वो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रही है, अच्छा फील कर रहा हूँ। जी, आपने एक और ज़ख्मी जिनसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि जिनके बाजू में गोली लगी है और बाजू फ्रैक्चर हुआ हुआ है, गोली फ़िलहाल अभी नहीं निकाली गई है, लेकिन ज़रूरी तौर पे जिस तरह से ज़रूरत होती है एक पेशेंट के लिए, अभी वहाँ पे प्लास्टर लग चुका है और ऑपरेट करके फिर गोली जो है वो निकाली जाएगी। अभी हमारे पास इस वक्त डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सदीम से जानते हैं कि ये जो मरीज़ थे 250 में से 45 के करीब में हॉस्पिटल में लाए गए थे, वो किस कंडीशन में लाए गए और अभी जो उनके पास है उनकी कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर साहब ये बताइए कि 45 पेशेंट आपके पास लाए गए, 45 पुलिस अहलकार लाए गए, वो किस तरह से लाए गए थे, कैसी कंडीशन में थे? खून बह रहा था, सर पे चोट थी, बाजू टूटा हुआ था, टांग टूटी हुई थी, कुछ तफसील बताएं। पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये सबसे पहले तो इंजरीज़ वगैरह तो चलें, मैं बाद में ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये इंजरीज़ इन बच्चों को नहीं आई, इन जवानों को नहीं आई, ये पूरी कौम को इंजरीज़ आई हैं। ये अगर किसी के सीने पे गोली लगी है, पेट में नहीं लगी, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ ये इनके सीने नहीं है, ये मेरा सीना है, ठीक है। और मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस चीज़ में हमेशा से फ़ख्र महसूस करते रहे कि हमने हमेशा फोर्सेस को बहुत ही ऑनरेबली और डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट किया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल SOPs। मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ थी, पेशेंट्स आए हैं, उसमें हर तरह के कुछ फ्रैक्चर्स भी थे, कुछ चोट भी लगी हुई थी, गिरे हुए भी थे। मैं तो इस चीज़ में वो जो ड्राइवर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, मैं उसको भी हीरो समझता हूँ कि वो आया और उसने टाइमली पेशेंट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया, तभी हम मैनेज कर पाए हैं। तो इसमें जितना एक डॉक्टर या जितना एक पुलिस वाला है, उतना वो भी एक हीरो है, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर जो है। दूसरा, ये कौम का फ़ख्र है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा है बात करते हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने कौम का सर जो है ना, जो एक दफ़ा कौम अलग अलग हुई होती है, वो सारा उसको इकट्ठा कर दिया इन सब ने। किसी के गले में गोली लगी है, उसकी आवाज़ मुतासिर हुई है, लेकिन वो आवाज़ उसकी मुतासिर नहीं हुई, वो पूरी कौम की आवाज़ मुतासिर हुई है, वो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की आवाज़ मुतासिर हुई है। एक चीज़ मैं आपके तवज्जुह से तमाम पुलिस को, इन जवानों को और बतौर इन जनरल पूरी कौम को अश्योर करना चाहता हूँ कि इनको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिले प्रोवाइड करेंगे। इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल देंगे और इस चीज़ के अंदर भी हम मेक श्योर करेंगे कि किसी किस्म का लैप्स ना हो।
डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पुलिस एहलकार हमारे इस पूरी कौम के लिए ना सिर्फ सर फ़ख्र बुलंद कर रहे हैं बल्कि हमारे लिए बहुत हीरो हैं। जिस तरह से हमारी सरहदों के ऊपर हमारे फ़ौजी जवान काम कर रहे हैं, इस तरह शहर के अंदर रह के ये पूरे शहर के अंदर हिफाजत हम सब की कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये लोग लाए गए थे, ज़ख्मों को आपने देखा, ज़ाहिर है उनकी ट्रीटमेंट तो आपने की है, तो वो किस किस्म के ज़ख्म थे, किस चीज़ से मारा गया था, उससे आपको कुछ आइडिया तो होगा ना कि किस चीज़ से मारा गया था? जी, इसमें बुलेट इंजरीज़ भी थी, इसमें स्टिक्स वगैरह की इंजरीज़ भी थी, इसमें गिरने की इंजरीज़ भी थी, इसमें हर तरह की जो आप एक रॉइड के अंडर इंजरीज़ हो सकती हैं वो हर किस्म की इंजरीज़ थी। सबसे अच्छी बात जो इस तरह मैंने पहले कहा कि हमने इन सब को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दे दी है। ये इनमें से कुछ बहुत क्रिटिकल भी थे, कुछ में हमारे भी हाथ कांप रहे थे करते हुए। एक बात जो यहाँ पे एक मैं और ज़िक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में उसी वक्त हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अबरार अशरफ अली, उन्होंने फ़ौरन एमरजेंसी नाफिज की हॉस्पिटल में सर्जिकल फ्लोर्स के ऊपर। और इससे भी बढ़ के ये बात है कि हर डॉक्टर जो मेरे हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो कह रहा था कि मैं आऊँगा इनको ट्रीट करने के लिए, इस पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगा, इस पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगा। तो ये जज्बा जो था देखने वाला, ये वही जज्बा था कि अगर हमारी फ़ौज हमारे लिए सरहदों पे खड़ी हुई है, हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे खड़ी हुई है, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे खड़ी हुई है, तो हमारे दिल उनके साथ हैं और हम यहाँ पे उनके जवानों को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि सलीम और मोहसिन, हमने देखा सलीम की आवाज़ कब तक आई जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोहसिन को भी देखा कि वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, तो कब तक स्टेबल होने के चांस हैं इसके? मायूसी कुफ्र है। मैं नहीं समझता कि आवाज़ अगर अभी वक्ती तौर पे गई है तो वापस नहीं आएगी। मुझे अल्लाह के यहाँ से पूरी उम्मीद है कि एक शेर भी है इलामा इकबाल का कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों ने फ़िज़ाए बद्र पैदा की है, तो अल्लाह ताला ज़रूर अपनी गैबी ताकतों से इनकी मदद फरमाएगा। और मेरा ये भी ईमान है कि किताब जहाँ पे हमारा इल्म की हद होती है, वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जी जी, डॉक्टर साहब के जो जज्बात हैं, सिविल सोसाइटी के भी यही जज्बात हैं। हमें अंजुमन ताजरान की तरफ से इनके लिए फेयरवेल्स आई, बेस्ट विशेस आए, हमारे ये जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो दे के गए, लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे से लोग आगे, तमाम लोगों ने हमारे इसी तरह के पुरजोश जो हैं वो जज्बात का मुजाहरा किया। और यही वो जज्बात हैं, यही वो अप्रिसिएशन और सपोर्ट है जो हमारी लाइफ लाइन है, हमें क़ुव्वत देती है, हिम्मत देती है कि हम इन इंतशार पसंदों से लड़ें। और जब हम ऐसे पूछ रहे थे इनसे हाल अहवाल, तो पूछा डर तो नहीं गए, तो इनका एक ही जवाब था कि मैडम इंतशार पसंदों से क्या डरना। अगर हमें इसी तरह सोसाइटी की सपोर्ट आती जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बहुत अप्रिसिएशन शो की, क्योंकि उनका बहुत नुकसान होता था इसके ऊपर। TLP के धरने में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, उनका बहुत नुकसान था। सो दे आर वेरी थैंकफुल एंड हम बहुत थैंकफुल हैं इन सारी सपोर्ट का। अगर ये सोसाइटी हमें इसी तरह सपोर्ट करती रही तो इंशाल्लाह ये मुल्क को भी हम सेफ़ बनाएंगे, इनकी आवाम को भी सेफ़ बनाएंगे और मज़ीद जोश और जज्बे से आवाम की खिदमत करेंगे। जी, इंतशार फैलाने वालों से नहीं डरते, ये कहना है पुलिस एहलकारों का। और वो पुलिस एहलकार जो अभी ज़ख्मी हैं, लेकिन जज्बा इतना जवान है कि आज भी कहते हैं कि अगर उन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा तो वो हर किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ सिर्फ ये लोग ही नहीं अपना जज्बा दिखा रहे, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग भी अपना जज्बा, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं अपनी इन जवानों के साथ हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हमें इनकी सेहत और दुआ के लिए इस खूबसूरत फूलों के साथ ये दुआएं दी जा रही हैं कि हमारे जवानों जल्दी से सेहत याब हो जाओ और आओ अपनी ड्यूटी पर और अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करो। तो ये सूरत हाल है मेयो हॉस्पिटल में। और सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में नहीं, आप सर्विसेज में भी जाएंगे, आप जनरल में भी जाएंगे, आप नवाज शरीफ हॉस्पिटल में भी जाएंगे, तो जितने भी ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ऐसी ही खिदमत की जा रही है। और सब उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो सकें और दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। मैं हूं कोयटा से नदीम कौसर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म सज़ा।
बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सूबे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के इम्तहान लेने का वाहिद इदारा है और ये इदारा पिछले कई सालों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के इम्तहान ले रहा है और नताइज का ऐलान कर रहा है। इस सिलसिले में पहले तो ये इदारा काफ़ी नेक नाम था, यहाँ से जो है साफ़ शफाफ इम्तहानात लिए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस इदारे पर जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ नताइज में बेकायदगियाँ हो रही हैं। इन इल्ज़ामात को तक़वियत उस वक्त मिली जब एक अदालती हुक्म पर महकमा एंटी करप्शन ने बलूचिस्तान बोर्ड पर छापा मारा और एक तालिब इल्म को जिसने अपने मार्कशीट में जो है बोर्ड के एहलकारों की मिली भगत से टेम्परिंग की थी और उस टेम्परिंग के नतीजे में उसने बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। महकमा एंटी करप्शन ने उस तालिब इल्म को गिरफ़्तार किया। इसके अलावा 5 एहलकारों को मज़ीद भी गिरफ़्तार किया है, जिनके खिलाफ केसेस बनाकर उनको जेल मुंतकिल किया गया है। महकमा एंटी करप्शन अभी मज़ीद तहकीकात भी कर रहा है कि जो मुख्तलिफ नताइज थे पिछले 5 बरसों में निकले हैं, उनमें कहीं कोई बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ तो नहीं की गई हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जालसाजी के ज़रिए जाली डिटेल मार्क्स बनाकर बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म ने बोर्ड के अमले के साथ मिलकर ये जालसाजी की थी। इस केस को बलूचिस्तान एंटी करप्शन ने कैसे ट्रेस किया और मुल्ज़िमान की कैसे गिरफ़्तारी हुई, इस हवाले से हम जानते हैं बलूचिस्तान एंटी करप्शन के सरबरा जनाब वाहिद काकड़ साहब से। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने इस केस को कैसे ट्रेस आउट किया। वाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये केस आपने कैसे ट्रेस आउट किया और इसमें कितने मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी हुई? थैंक यू नईम साहब। बेसिकली ये केस इस तरह था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक बंदा इरशाद होता है, एक कैंडिडेट होता है, वो एक सीपी लगाते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने के वो डिस्ट्रिक्ट वाशू से उनका ताल्लुक़ था कि मेरे एक और कैंडिडेट मुखालिफ कैंडिडेट ने फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए मुझसे अपने मैट्रिक के डीएमसी में नंबर ज़्यादा करके मेरिट की लिस्ट के मुताबिक नंबर ज़्यादा कर दिए थे। तो जो मेरिट मेरे बनता था वो मुझसे वो बंदा फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए ले गए और बीएमसी में उनका एडमिशन हो गया था। तो केस जब हाई कोर्ट पे गया तो हाई कोर्ट ने फिर वो इंक्वायरी हमें रेफ़र कर दी थी कि यार एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इसकी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट देते। तो हमें एक 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमारी मैंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंसेस थे, कलेक्ट कर लिए, स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर IT एक्सपर्ट्स को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया था। तो वो इस तरह बेसिकली गेम इस तरह उन्होंने किया था। हमने जब ट्रेस किया उसको, हम जो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की वो ये था कि मैट्रिक की DMC ओरिजिनल जो रिज़ल्ट आया था एनुअल का, उस पर तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस लड़के ने क्या किया था, बैंक जो बोर्ड ऑफिस के एहलकारों के साथ मिलकर उन्होंने क्या प्लान किया था कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बहाने, डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है, एक पेपर होते हैं, इम्प्रूवमेंट के भी पेपर होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को बाईपास करते हुए किसी भी चीज़ को सिर्फ फोर्स तरीके से मैनिपुलेट करके सिचुएशन को उन्होंने 732 से 972 पे मार्क्स ले गए थे। तो उस 200 के मार्क्स से चूँकि इंडिकेट का जब रिजल्ट 10% मार्क्स उन्होंने मैट्रिक के लिए शायद रखा होता है, उस 10% मार्क्स में उन्होंने अपने मार्क्स को ज़्यादा किया। तो उनके शायद इनके दरमियान डिफरेंस 5 से 10 नंबरों का था। तो वो वहाँ से उन्होंने उनकी अपनी कैलकुलेशन की थी, क्योंकि कैलकुलेशन इस तरह से भी की थी कि इन्होंने जब हमने वहाँ पर ट्रेस किया उनके IT के डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने एक दफ़ा 932 कर दिए थे। शायद उनसे फिर 1-2 नंबर मज़ीद कम हो रहे थे, तो उन्होंने 932 से 972 कर दिए थे। तो चूँकि IT एक्सपर्ट्स उनको पता लग जाता है कि कहाँ इन्होंने गड़बड़ की है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ से ट्रेस आउट कर ली और एहलकारों की जब हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए तो वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। मालूम हो कि भाई फिर हमने डिवीजन इम्प्रूवमेंट का सारा रिकॉर्ड मांगा, जो पता चला उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि ऐसा इस कैंडिडेट ने कोई डिवीजन इम्प्रूवमेंट का ना एग्ज़ाम दिया, ना कोई प्रोसेस चला है। जब हमने रिकॉर्ड लिया तो वही था, लेकिन जो प्रोसेस वहाँ IT डिपार्टमेंट से वो दूसरे जो सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम ब्रांच वाली जो एहलकार उसमें थे जिन्होंने DMC और सर्टिफिकेट साइन करके दिए थे, वो सारा हमने ट्रेस करके हमने वो केस अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर हमने इस्टेब्लिश कर लिया। उस सिलसिले में हमने 5 एहलकारों को आइडेंटिफाई करते कि इसमें एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कंट्रोलर थे, एक डिप्टी कंट्रोलर थे, 2 असिस्टेंट थे, एक असिस्टेंट
कंट्रोलर थे, तो 5 की जो मैट्रिक के उसको डील करते हैं उन एहलकारों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका रोल इस्टेब्लिश कर लिया। तो फिर अकॉर्डिंगली हमने हाई कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट जमा कर ली। उस रिपोर्ट में हमने अपनी ये रिकमेंडेशन की, ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए बोर्ड ऑफिस के एहलकारों के साथ मिलकर जो बेनिफिशरी था, शायद सादुल्ला नाम थे, डिस्ट्रिक्ट वाशुक के थे, BMC में वो एडमिशन ले चुके थे। तो इन द मीन वाले शायद बोर्ड ऑफिस वालों को भी इसका पता चल गया था और BMC वालों को भी पता चल गया था। तो हमने अपनी जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में, तो कोर्ट के सामने फिर जैसी रिपोर्ट गई तो हमने ये रिकमेंड कर दिया था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत FIR भी हम लॉन्च करेंगे और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तहत बीडा के तहत भी कार्रवाई हम प्रपोज करेंगे जो एहलकार हैं। तो कोर्ट ने हमारी रिकमेंडेशंस को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि बल्कि ये हमें कहा कि आप ये तो बड़ा बेस्ट काम है, क्योंकि बेसिकली ये सब इशू पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर हमारी पूरी जनरेशन मैट्रिक और FSC में बलोचिस्तान में ये एक बोर्ड है, इनसे कनेक्टेड हैं। बड़े दूर दराज के इलाकों से आने वाले बच्चे जो FSC MDCAT के लिए तैयारी FSC के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ हॉस्टलों में मुसाफिर खानों में लड़के लड़कियाँ बेचारी रहती हैं, वो ख्वार होती हैं, यहाँ ट्यूशन सेंटरों पे जाती हैं, लेकिन इतने आसान तरीके से फिर कुछ एहलकार इदारे को बदनाम करके एहलकार अपने कुछ पैसों के खातिर उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमने इसके हवाले से वैसे भी हमने कार्रवाई का इंक्वायरी आगाज़ किया है। इस इशू से पहले हम इस केस पे, बड़े इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, वो इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम बहुत करीब हैं, वो भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिसने जो भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो हाई कोर्ट ने हमें फिर बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई रिपोर्ट अच्छी है, तो हमने अकॉर्डिंगली फिर हमने उसी दिन हम FIR लॉन्च करके उन बंदों को 5 के 5 जो एहलकार थे नोटिफाइड थे वो अरेस्ट कर लिया। और जो बेनिफिशरी था, जो लड़का BMC में एडमिशन जिन्होंने लिया था फोर्ज डॉक्यूमेंट, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया, उनको भी FIR का हिस्सा बनाया। इन द मीन वाइल बोर्ड ऑफ BMC वालों ने भी कोर्ट में उसी दिन रिपोर्ट जमा की कि हमें भी ये पता चला उनके डॉक्यूमेंट फोर्ज है, तो हमने उनकी एडमिशन कैंसिल कर दिए। बोर्ड ऑफिस वालों ने भी फिर उस दिन रिपोर्ट जमा करी कि बिल्कुल हम भी इस्टेब्लिश ये हो चुकी है, इन एहलकारों को हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये इस तरह से पूरा एक केस, इस पे बड़ी हमने मेहनत की, हमारी टीम दिन रात उस पर लगी रही कि किस तरह, क्योंकि टेक्निकल गेम है बेसिकली, तो वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंक्वायरी भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला अब मज़ीद जनरेशन के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, उनको ऐसी बरतनाक सज़ा कोर्ट से इंशाल्लाह दिलवाएंगे कि आइंदा ये कोई भी एहलकार ये इस तरह के काम करने से पहले याद रखें कि इस तरह के काम करने की क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा एक मैसेज भी है, मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों को इस तरह के तरीक़ों से नंबर ना बढ़वाएं, वरना जिस तरह उस बेनिफिशरी सादुल्ला को FIR के तहत हमने अरेस्ट कर लिया, 14 दिन हमारे पास ये अरेस्ट है, फिर जुडिशल हो गए, जेल गए थे, फिर अभी जाकर बेल हुई। तो इसी तरह से याद रखें, अगर लड़का है तो ये लड़की, अगर बेनिफिशरी हुआ और हमें इस तरीके से जो हम इंक्वायरी करें, अगर उस केस में वो मुलविस पाया गया तो एहलकारों के साथ साथ उस बच्चे और बच्ची के खिलाफ भी FIR होगा। तो एक क्लियर मैसेज है, खुदा रहा मेरिट पे बिलीव करें, मेरिट पे, अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस पे, उसकी मेहनत पे आप एतमाद रखें। इस तरह के तरीके से अपने बच्चों के नंबर्स ना बढ़वाएं कि जिससे न सिर्फ आपको डैमेज होगा, उसका फ्यूचर ख़राब होगा, बल्कि पूरा का पूरा मैकेनिज़्म ही डैमेज हो जाएगा। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए लोधरा से मैं हूं रजब अली मिर्ज़ा। 20 सितंबर को कहरोड़ पक्का में इमरान नामी शख्स ने अपने बहनोई मुख्तार अहमद को कुल्हाड़े के वार करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। उस कत्ल केस के मुद्दई मकतूल के भाई सईद अहमद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सईद, ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया और आपको कैसे पता लगा इस वाक़े का? उसकी बीवी ने फ़ोन किया और भाई को पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा भाई तो नहीं इधर आया। उसने बोला कि मेरे पास नहीं आया। मैं क्यों ऐसे तुम्हें, आप बताओ किधर है? बोलती है कि सुबह का काम पे गया हुआ है, अभी वापस नहीं आया। दोबारा थोड़ी देर बाद उसने 2 या 4-5 मिनट के बाद, टाइम नहीं नोट किया गया, लेकिन बताया फ़ोन करके कि तुम्हारा भाई तो कत्ल हो गया है, फलां जगह पे है, उसके कातिल हमने पकड़े हुए हैं, आप आ जाओ। हम उधर हैदरी कॉलोनी है, ये करोड़ पक्का के पास है, उधर आए जब तो उसके खेमे को देखा तो खाली पड़ा हुआ था। आप ये बताएं कि आपका भाई जो है वो खेमे में रहता था और काम क्या करता था? वो कबाड़ का काम करता था। झुग्गियों में हम रहते हैं, हमारा बसेरा है, हमारे घर नहीं है। हमने आए हैं, उन्होंने बोला कि इधर जो गोगा नाम का एक शेख आदमी है, वो भी झपड़ियों में रहता है, तंबुओं में रहता है, उसके पास गए हैं तो उसने बोला कि मेरे पास ये पकड़े हुए हैं।
तो ये अपने मुजरम पकड़ लो। हमने 5:50 पर कॉल की और ठीक 2 या 3 मिनट में पुलिस की एहलकारों की गाड़ियाँ आनी शुरू होगी। हमने पकड़ा और उनको दे दिया। उसने एक थप्पड़ मारा है, उसने बोला मुझे मारो नहीं, मैं ले चलता हूँ जहाँ पे हमने कत्ल किया है, मौका वारदात पे। उन्होंने पूछा कि कत्ल करके कहाँ फेंका है आपने? उन्होंने बोला कि उसकी झपड़ी में ही है, उसकी झोंपड़ी में रखा हुआ है, दबाया हुआ है, उधर खड्डा खोद के उधर उन्होंने रखा हुआ था। वो गया, मुजरम खुद साथ गया है, पुलिस वाला भी साथ था, 8-10 गाड़ी और भी प्रोटोकॉल के लिए। बहुत माशाल्लाह हमारे साथ कानून ने बहुत प्यारा बराव किया है, बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और मुजरम को पकड़ा और बॉडी को निकाला उधर से। अच्छा, ये बताएं कि मुल्जिम ने आपके भाई को किस तरह कत्ल किया, किस चीज़ से कत्ल किया? उसने चेहरे पे वार किए हुए थे घुलाड़े के, तकरीबन 8 या 10 किलो का घुलाड़ा होगा, लोहे का दस्ता था उसमें, और पेट के अंदर जो छुरियां मारी वो काफ़ी, उसका मादा जो है सारा बाहर निकला हुआ था। ये बताएं कि उसका मुल्जिम ने आपके भाई को कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी? उसकी वजह तो कानून को पता है, हुकूमत को पता है, जो उसकी इंक्वायरी कर रहा है, शायद उनको बताया होगा, ज़रूरी इंशाल्लाह वो पूछ लेंगे। अच्छा, कोई मुतालबा करना चाहेंगे पुलिस से, कानून से, आला हुकाम से? वैसे जो जितना चल रहा है ना जी, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जी, ये थे मुद्दई मुकदमा और ये तफसीलात बता रहे थे कत्ल केस के हवाले से। अब पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस से पूछते हैं कि मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश इस टाइम किस मराहिल पर चल रही है। हैदर कॉलोनी में होने वाले कत्ल केस के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO सदर कहरोड़ पक्का आमिर नदीम गुजर के पास। उनसे पूछते हैं इस केस की तफसीलात। आमिर साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि जब आपको इत्तला मिली तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप थे, उसका क्राइम सीन बताइए और इस केस की तफसीलात भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20/9/2025 को तकरीबन सुबह 5:50 बजे मुझे बदरिया 15 इत्तला मिली। सईद अहमद कॉलर था, उसने बताया कि मेरे भाई को इमरान वगैरह ने कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर DPO साहब लोधरा ने फ़ौरन हमें रिस्पॉन्ड करने का हुक्म दिया और उनकी डायरेक्शंस पर मैं और DSP साहब कहरोड़ पक्का मौका पर पहुँचे। जो मुल्ज़िम इमरान जिसने ये कत्ल किया था उसको पुलिस कस्टडी में लिया और फिर उसकी निशानदेही पर झोंपड़ी जहाँ पर उसने उसकी नाश दफनाई हुई थी उसको रिकवर किया। क्राइम सीन को यूँ था कि ये वक़ूआ 18 और 19 की दरमियानी रात का था। मकतूल जो है वो अपनी झोंपड़ी के बाहर ज़मीन पर चटाई वगैरह बिछाकर सोया हुआ था। तो इसी दौरान इमरान आया है मौके पर और उसने उसके सर पर कुल्हाड़े का वार किया है। उसके बाद उसके चेहरे, छाती पर कुल्हाड़े का वार किया है। फिर उसके पेट में छुरी मारी है जिससे उसकी मौका पर डेथ हो गया। फिर इमरान ने अपने भाई भोले के साथ मिलकर उसको उसी झोंपड़ी के अंदर गड्ढा खोद कर दफना दिया। कहरोड़ पक्का की हैदर कॉलोनी में होने वाले कत्ल केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP सदर सर्कल लोधरा आबिद हुसैन भुल्ला साहब के पास। इनसे इस केस की तफसीलात जानते हैं। आबिद साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक तो इस केस की तफसीलात बता दीजिए। जी, थैंक यू ब्रदर। अच्छा, ये पक्की वास थे, हैदर कॉलोनी में रह रहे थे, तकरीबन 1 साल से यहाँ ये मुकीम है और इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था। जो मकतूल है उसकी अपनी बहन के उसकी अपनी बीवी के साथ कोई अच्छे मरासम नहीं थे जिसका उसके भाइयों को रंज था। उस रंज की वजह से उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। ये इट वाज ब्लाइंड मर्डर। उन्होंने उसी अपनी जो वो एक खैमा था उसके अंदर उसको उसकी डेड बॉडी को भी दफना दिया और बाद में फिर पुलिस ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये अनर्थ बात हुई और उसके बाद फिर डेड बॉडी रिकवर हो गई और दोनों एक्यूज जो हैं अरेस्ट हो गए, उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो गया और उनको चालान कर दिया कोर्ट में। सर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि 2 मुल्जिम थे, दूसरा मुल्जिम कौन था इस मकतूल के कातिल के साथ? ये दोनों, इमरान और उसका भाई बोला, ये दोनों भाई थे। इमरान ने उसको मर्डर किया कुल्हाड़े से, कुल्हाड़े की उल्टी साइड उसने मारी और फिर छुरी उसके पेट में मारी। ये दोनों वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो गए हैं। फिर अपने भाई के साथ उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे खेमे के अंदर ही दफना दिया। आबिद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह ये वजह अनाज जो FIR में और मिसल में जो लिखी हुई है, आप समझते हैं कि यही वजह ये कत्ल है या कोई इसके पीछे पसे पर्दा कोई और हकाइक भी हैं? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यही बात सामने आई है कि वो जो कातिल हैं
वो उनको ये रंज था कि हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई अच्छा सलूक नहीं करता और वो बदकिरदार है, उसको मारता पीटता था, तशद्दुद करता था। वो अभी भी जब वो मर्डर हुआ तब भी वो नाराज़ होकर अपने मेके गई हुई थी, अपने भाइयों के पास जो करीब ही रहते थे। इस रंज की वजह से उन्होंने मारा, यही एस्टेब्लिश हुई है बात। सर, पुलिस तफ्तीश जो है वो किस मराहिल पर है और उसके बाद मुल्ज़मान जो है उनको सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस क्या इक़दाम करेगी? जी, उसमें हमने चालान कोर्ट में सबमिट कर दिया है और उसकी जो बाकी PFS से रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कंप्लीट चालान सबमिट हो जाएगा। कोर्ट में उसका पूरा फॉलोअप होता है, हमारे पैरवी अफसरान होते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है जो इसका फॉलोअप करेगी और इंशाल्लाह इनको कोर्ट से सज़ा दिलवाएंगे। अमूमी तौर पर ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसीज़ ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और ये कि वो इन इख्तियारात का कभी कभार नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं और ये समझा जाता है कि वस्ट में शायद पुलिस और एजेंसियों के पास पाबंद कम है। एक ज़माना था जब ये इख्तियारात यहाँ की एजेंसीज़ के पास उस तरह से नहीं होते थे, लेकिन अब पिछले 20 सालों में पुलिस के पास और खुफिया इदारों के पास यहाँ पर जो लेजिस्लेशन के ज़रिए उनको बहुत वसी तर उनको यहाँ पर पाबंद दे दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस यहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो टेररिज्म और एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन के नाम पर पुलिस यहाँ पर मुख्तलिफ जो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिस और उसकी बुनियाद पर लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। दो बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इस वक्त वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुख्तलिफ जो स्केड्यूल 7 जो बरतानिया का काउंटर टेररिज्म एक्ट है उसके तहत केस चल रहे हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनको पुलिस ने सिर्फ इस बात पर उनको रोका और फिर उनको चार्ज किया कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स का पिन नंबर देने से इनकार किया। पुलिस इस बुनियाद पर लोगों से पिन मांगती है कि उनको वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस बंदे को वो रोकते हैं उसे कहते हैं कि वो अपना पिन नंबर दे। और ये होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जिन लोगों को रोका जाता है उन्हें ये कहा जाता है कि अगर वो पिन नंबर दे दें ताकि उनका पुलिस डेटा डाउनलोड करे। अगर इनकार करे बंदा तो उसको टेररिज्म के तहत जो प्रिवेंशन ऑफ जो टेररिज्म है उसके तहत उसको चार्ज किया जाता है और उसकी सज़ा कई महीनों से लेकर कई हज़ार पाउंड तक जुर्माना भी हो सकती है। इसमें जो सस्पेक्ट्स हैं जिन्हें रोका जाता है या जिन्हें चार्ज किया जाता है उन्हें यह कहा जाता है कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको दहशतगर्दी की मावनत के इल्ज़ाम में चार्ज किया जाएगा। फार राइट एक्टिविस्ट हैं टॉमी रॉबिन्सन, उनका यहाँ पर ट्रायल चल रहा है जिसमें पुलिस उन टॉमी रॉबिन्सन को जो 1 साल कबल उसको रोका था एक कोर्ट पर और उसने पिन देने से इनकार कर दिया अपने फ़ोन का, जिसके बाद उसको चार्ज कर दिया गया। दूसरी तरफ जो मशहूर पॉलिटिशियन जॉर्ज गैलोवे, उनको आज से सिर्फ चंद दिन पहले रोका गया और उनका फ़ोन पुलिस ने टेररिज्म की एक और स्केड्यूल है जिसको जो स्केड्यूल 3 ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्ट कहते हैं उसके तहत गिरफ़्तार किया। ये सारी जो ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन ये पिछले तकरीबन 2 से 2.5 सालों में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो स्केड्यूल 3 में जॉर्ज गैलोवे को गिरफ़्तार किया गया उस कैटेगरी में कई जर्नलिस्ट को यहाँ पर इससे पहले जो 2 सालों में पुलिस ने रोका और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। स्केड्यूल 3 के तहत जो पुलिस इस बुनियाद पर गिरफ़्तार करती है कि जिसको रोकते हैं उन्हें कहती है कि हमें शक है कि आप किसी फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, सस्पिशंस है। और पुलिस जो उस बुनियाद पर अगेन वो मांगती है कि उनको पिन नंबर दिया जाए और अगर पिन नंबर कोई भी शख्स इनकार कर देता है तो उसके बाद वो उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, दहशतगर्दी से मामले के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। जॉर्ज गैलोवे ने यह कहा है कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, उनका केस अभी तक चल रहा है। लेकिन बहुत सारे दीगर यहाँ पर जो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं और दीगर जिनके ऊपर पुलिस मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के शोबे में उनको पुलिस उनका पिन नंबर मांगती है। मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर जब वो लैंड करते हैं बरतानिया में, यहाँ से जा रहे होते हैं और उनसे उनके पिन नंबर मांगे जाते हैं। पिन नंबर देने के बाद पुलिस इमीडिएटली जो उनको फ़ोन मिलता है उसका वो सारा डेटा डाउनलोड करते हैं, एक्सेस लेते हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के उनके किन किन लोगों से रब्ते थे। ये लेटेस्ट तरीका है जो यहाँ पर बरतानिया में अडॉप्ट किया है पुलिस ने। और अगर कोई शख्स अपना फ़ोन देने से इनकार कर दे तो पुलिस उस शख्स का फ़ोन वैसे भी अब उनके हवाले नहीं करती, वो फ़ोन रख लेते हैं। उसका डेटा पुलिस फिर भी एक्सेस कर सकती है लेकिन वो उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते। सो पुलिस के पास ये जो इख्तियारात हैं इस हवाले से जो इससे पहले तो इनका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो
जो सिर्फ ज़्यादा देखा गया कि मुसलमानों के हवाले से हुआ था, लेकिन अब इन जो कवानीन है इनको मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो जिनके बारे में जो फार राइट ग्रुप समझा जाता है या फार लेफ़्ट ग्रुप समझा जाता है या फार लेफ़्ट या फार राइट इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर भी अब इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप्स हैं वो काफ़ी इस हवाले से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जो लोगों के जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत जो प्रिवेसी के कवानीन है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आर्टिकल 8 और आर्टिकल 10 के तहत जो कवानीन है उनकी ब्रीच हो रही है।